हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 6 का पार्ट 1। तो इस पार्ट में हम लोग यानी जो चैप्टर 6 है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए, जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो कि 6 चैप्टर का पार्ट 1 है। तो हम लोग इसमें यानी जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अब तक आपने अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BBP हेल्प नाम से, वहाँ पे आपने अब तक नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको यानी जितनी भी सारी क्लासेस होती हैं वहाँ पे आपको लिंक डाल दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो आपको वहाँ पे जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है द्वितीयक क्रियाएँ यानी कि द्वितीयक क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ लिया था, जो कि हमारा 5th चैप्टर था। अगर आपने 5th चैप्टर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी क्रियाएं द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाकलाप हैं जिनसे प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है जो द्वितीयक क्रियाएं होती है वो ऐसी वैसी क्रियाएं हैं जिनसे क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पाद है उनको क्या किया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। अत्यधिक क्या किया जाता है, उसको उपयोगी बनाया जाता है। इस दृष्टि से समस्त प्रकार के उद्योग धंधे द्वितीयक क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जितने भी सारे उद्योग धंधे हैं यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो सारे यानी द्वितीयक क्रियाकलाप में आते हैं। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है द्वितीयक क्रियाकलाप में कौन सी क्रियाकलाप आती है, यानी उद्योग धंधे वाले। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्वितीयक क्रियाएं प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसे अधिक मूल्यवान बना देती है। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या करती है, जो हम लोग प्रकृति से जो कच्चे माल को प्राप्त करते हैं उसको वो क्या करती है, उसका रूप बदलकर उसको मूल्यवान बना देती है। वस्तुतः द्वितीयक क्रियाएं वह है जिनमें प्रकृति दत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है। तो द्वितीयक क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकृति के द्वारा जो दिया हुआ संसाधन है उसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, उसका हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्योंकि कच्चे माल को हम लोग पहले यानी फैक्ट्रियों में उसका रूप बदलकर हम लोग उपयोगी वस्तुओं के रूप में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, प्राथमिक उत्पादों से नई वस्तुएं तैयार की जाती है। जो प्राथमिक उत्पाद हैं यानी जो प्राथमिक उत्पाद में हो गए, कौन से उत्पाद हो गए, यानी जो कच्चे माल हैं उनसे नई वस्तुएं तैयार की जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग और इसलिए इन वस्तुओं को जो यानी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनको जो तैयार करने वाले उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, गौण या द्वितीयक यानी क्या बोलते हैं उसको, गौण या द्वितीयक व्यवसाय यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। तो कौन सी वस्तुएं हैं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलिए द्वितीयक व्यवसाय, चलिए देख लेते हैं हमें क्या है, द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण, क्या बोला जा रहा है, द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण प्रसंस्करण तथा निर्माण संबंधी मानवीय कार्यों से संबंधित है। तो जो द्वितीयक व्यवसाय है यानी जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है वो किससे संबंधित है, विनिर्माण से यानी मैन्युफैक्चरिंग से, प्रसंस्करण से यानी प्रोसेसिंग से, तथा निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन से क्या है वो संबंधित है, यानी इस मानवीय कार्यों से संबंधित है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे क्या है, विनिर्माण। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे विनिर्माण किसे बोलते हैं। चलिए, कुछ यानी कृषि क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, वन क्षेत्रों तथा जलीय क्षेत्रों से प्राप्त अधिकांश उत्पादों जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पाद कौन सी कहलाती है, जिन्हें हम लोग कृषि क्षेत्रों से, खनन क्षेत्रों से या वन क्षेत्रों से तथा जलीय क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, वह सारी उत्पाद क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पाद कहलाती है। तो हम लोग इसका उपयोग मानव क्या करता है, सीधे नहीं करता है। जितनी भी सारी प्राथमिक उत्पाद हैं उनका उपयोग मानव सीधे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो कच्चे रूप में पाया जाता है, वो अनुपयोगी होता है मानव के लिए।
मानवीय उपयोग हेतु अधिकांश प्राथमिक उत्पादों को विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो जितने भी यानी जो प्राथमिक उत्पाद है उसको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे वे समस्त प्रक्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है विनिर्माण उद्योग कहलाती है। यानी वो समस्त प्रक्रियाएं, वो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो प्राथमिक उत्पाद है उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, जो प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोग में अधिक उपयोगी स्वरूपों में क्या करता है, वो परिवर्तन करता है। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्या कहलाती है, विनिर्माण उद्योग कहलाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है। अभी दूसरे शब्दों में हम लोग अब डिफाइन करेंगे इसको, यानी किसे बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग को कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रक्रम विनिर्माण का उद्योग कहलाती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी आपको यानी आसान शब्दों में बोला जा रहा है जो कच्चे माल है उसके मूल्य में वृद्धि करने के प्रक्रम यानी प्रोसेस विनिर्माण उद्योग कहलाती है। यानी हम लोग क्या करते हैं, कच्चे मालों को क्या करते हैं, उनको उपयोगी रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, उसकी यानी उसको बेचते हैं तो उसका क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग या उद्योग कहलाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे यहाँ पे क्या है आपका, आधुनिक वृहद पैमाने के विनिर्माण की विशेषताएं। यानी जो आजकल मॉडर्न लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वर्तमान समय में वृहद पैमाने के विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कौन सी विशेषताएं हैं, तो हम लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे। चलिए आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए अगर आपका कोई कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ के कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे हम लोगों ने क्या बोला, यानी जो आजकल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी क्या विशेषता है, तो देख लेते हैं हम लोग। यंत्रीकरण, फर्स्ट में क्या है, यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन। तो देख लेते हैं यंत्रीकरण किसे बोलते हैं। यंत्रीकरण का सामान्य अर्थ विनिर्माण के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग से है। तो यंत्रीकरण का मतलब ये अर्थ क्या हो गया, यानी विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग से है। यानी अगर मशीनों का आजकल क्या हो रहा है, दिन ब दिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ज़माना मशीनों की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी मशीनों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनाइजेशन बोलते हैं, यंत्रीकरण बोलते हैं। सन 1860 की औद्योगिक क्रांति, तो आपको याद रखने हैं सन जो 1860 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद इस क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। तो 1860 यानी जो 1860 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से क्या हुआ है, जो मशीन है मशीनों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इनके प्रयोग से वस्तुओं की लागत में कमी और उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। तो मशीनों के प्रयोग में क्या हुआ है, जो वस्तुओं की लागत है यानी जो उसमें खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है और उत्पादन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो हम लोगों ने यंत्रीकरण देख लिया, फर्स्ट विशेषता खूबी था। चलिए अब दूसरा देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण उत्पादन विधियाँ यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है कौशल का विशिष्टीकरण। छोटे यंत्रों एवं हस्त विनिर्माण से उत्पादन काफ़ी कम तथा लागत अधिक आती है। यानी जो छोटे यंत्र होते हैं, छोटे मशीन होते हैं एवं जो हस्त विनिर्माण होते हैं, यानी जो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ निर्माण करते हैं, उसमें क्या होता है, उत्पादन तो काफ़ी कम होता ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लागत अधिक होती है, यानी खर्च भी अधिक होता है और उत्पादन भी कम होती है। इसके साथ ही विनिर्मित सामान की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप सबको पता ही है अगर हम लोग हाथ से बनाएंगे तो वो क्या होगी, यानी इतना फ्रेश नहीं होगा, उतना अच्छा देखने को नहीं लगेगा। इससे क्या होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन का विशेषीकरण बढ़ा है। यानी क्या हुआ है, मशीनों के इस्तेमाल से, प्रयोग से क्या हुआ है, उसको जो विशेषीकरण है यानी उसकी खूबी क्या है, बढ़ गई है। अब एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है
तो क्या करता है, एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है जिससे वह अपने कार्यों में अधिक दक्ष हो जाता है। आपको पता ही है, अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को लगातार करेगा तो वह अपने काम में क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, यानी वह स्किल्ड हो जाएगा, उसको सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए, तथा उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये उस पर क्या होती है, जो उत्पादन की गुणवत्ता है, गुण है, उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड विशेषता क्या है, प्रौद्योगिकी के नवाचार। तो देख लेते हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नवाचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नवीन आविष्कारों को कहते हैं। तो नवाचार किसको कहते हैं, यानी जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसके क्षेत्र में जो नए आविष्कार हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी नवाचार के अंतर्गत शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। तो इसमें क्या होता है, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा क्या करता है, जो विनिर्माण की जो गुणवत्ता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। अपशिष्टों का निस्तारण, अपशिष्ट का मतलब आपका हो गया यहाँ पे वेस्ट यानी बेकार जो सामान होते हैं उसका निस्तारण यानी डिस्पोजल, उसको नियंत्रण करना। एवं अदक्षता को समाप्त करना, यानी जो अनस्किल्ड लोग यानी जो अनस्किल्ड हैं उसको क्या करना, समाप्त करना। तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना सम्मिलित है। तो हम लोगों ने प्रौद्योगिकी के नवाचार में कौन कौन से सम्मिलित है, यानी विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करना, तथा जो पर्यावरणीय प्रदूषण है यानी जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण है उसके विरुद्ध संघर्ष करना। ये क्या है सारे, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, यानी प्रौद्योगिकी नवाचार। चलिए अब अगला हम लोग विशेषता देख लेंगे। यहाँ पे 4 में क्या है, अनियमित भौगोलिक वितरण। यहाँ पे क्या है, अनियमित भौगोलिक वितरण यानी अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबको पता ही है जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन है और नियमित है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, आधुनिक उद्योगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है उनकी सीमित स्थानों पर अत्यधिक संकेंद्रण मिलना। जो आधुनिक उद्योगों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी जो सीमित स्थानों यानी कुछ ही स्थानों पर क्या होता है, अत्यधिक यानी क्या होता है, संकेंद्रण मिलता है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही क्या होते हैं, वंचित होते हैं, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। वर्तमान में विश्व का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में विश्व का एक ऐसा देश है, ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक विकास से पूर्णतः वंचित है। यानी वहाँ पे औद्योगिक के नाम का कोई कुछ है ही नहीं है, पूर्णतः क्या है, वो वंचित है। विश्व के कुल भूभाग का केवल 10% भाग ऐसा है जो औद्योगिक दृष्टि से यानी देश विकसित है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि यानी जो पूरा विश्व है उसमें सिर्फ 10% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे क्या होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि क्या है, ये अनइवन है यानी अनियमित है, हर जगह एक जैसा नहीं है। ऐसी ही औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र किसी देश की आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्र होते हैं। पता ही है, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होगा तो वो होगा ही क्या होगा, वो यानी किसी भी देश का क्या होगा, वो आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्र होगा ही। वहाँ पे अगर क्या होंगे, फैक्ट्री होंगे, उद्योग होंगे तो वो क्या होगा, आर्थिक रूप से वो देश मजबूत भी होगा, वो क्या होगा, जो राजनीतिक शक्ति है उसका केंद्र भी होगा। यद्यपि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र कृषि की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र पर संकेंद्रित होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, यानी कृषि की तुलना में ये बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संकेंद्रित होते हैं। आप सबको पता है ये कृषि क्या होता है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में उसको किया जाता है। तो उसकी तुलना में जो ये होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम क्षेत्र में संकेंद्रित होते हैं। लेकिन उत्पादन तथा रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो आप सबको पता ही है, यानी फैक्ट्रियाँ, जितनी भी फैक्ट्रियाँ होंगी, जितने भी उद्योग होंगे तो उससे क्या होता है, लोगों को नए नए रोजगार मिलते हैं, लोगों को काम मिलता है। तो ये क्या है, रोजगार को प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, यानी इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ये सारे उद्योग से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी सारी यानी जो द्वितीयक क्रियाएं हैं वो विनिर्माण यानी उद्योग से रिलेटेड होती हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे क्या है, विनिर्माण उद्योगों का स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होता है।
विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि विश्व में उद्योगों का वितरण समान नहीं है। तो आप सबको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था, यानी पूरे विश्व में 10% क्षेत्र पर ही यानी क्या है उद्योग है, बाकी सब में क्या है वहाँ पे लोग क्या है वंचित है उद्योगों से। चलिए, विश्व के जो औद्योगिक मानचित्र है दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि विश्व में उद्योगों का वितरण क्या है समान नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है, कहीं पे कम है तो कहीं पे नहीं है। विभिन्न उद्योगों की स्थापना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती है, यानी जो अलग अलग इंडस्ट्री है उनकी जो स्थापना होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। उदाहरण के लिए विश्व में लोहा इस्पात उद्योग मुख्यतः जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, परिसंघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थापित किया गया है। तो विश्व में जो लौह इस्पात है वो कहाँ स्थापित किया गया है, मैंने आपको बता दिया, जर्मनी जो है, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, परिसंघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थापित किया गया है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन कागज़ उद्योग, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, भारत, चीन, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग, तो यहाँ पे क्या गया है सूती वस्त्र उद्योग, तथा जापान, फ्रांस और इटली में रेशमी वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। चलिए, किसी भी उद्योग के इस प्रकार किसी स्थान अथवा क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति को औद्योगिक स्थानीयकरण कहते हैं। तो हम लोग स्थानीयकरण किसे कहते हैं, यानी क्या होते हैं अलग अलग क्षेत्र पे क्या होती है अलग अलग फैक्ट्रियाँ होती है, वो सुविधा के अनुसार वहाँ पे क्या किया जाता है फैक्ट्रियाँ बसाई जाती है। तो ये इस तरह का जो इसका क्या है इस प्रकार की जो उसकी स्थान का अथवा क्षेत्र विशेष पर जो केंद्रित होना, यानी अलग अलग क्षेत्र पर उसका क्या होना बनना, ये जो उसकी प्रवृत्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्थानीयकरण कहते हैं। तो स्थानीयकरण किसे कहते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर यानी अलग अलग सुविधा के हिसाब से यानी इंडस्ट्री यानी उद्योगों की स्थापना करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं औद्योगिक का स्थानीयकरण कहते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। किसी भी क्या है यहाँ पे किसी स्थान पर उद्योगों के केंद्रित होने के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। तो कौन कौन सी दशाएं हैं हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, तो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है हमारा, इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है बाजार तक अभिगम्यता यानी पहुँच। आप सबको पता ही है बाजार तक अगर पहुंच होगी तो यहाँ पे क्या होगा यानी उद्योगी का क्या होगा स्थानीयकरण होगा। तो बाजार तक पहुंच होगा तो स्थानीयकरण होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है विनिर्माण उद्योगी की स्थापना उन्नति में बाजार को निकटता विशेष लाभदायक रहती है, यानी जहाँ पे फैक्ट्री होंगी अगर उसके पास में अगर क्या होंगी मार्केट होंगी बाजार होंगी तो उसको क्या होगा बहुत ही लाभ होगा। जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहीं अनेक उपभोक्ता उद्योग चालू किए जाते हैं। यानी क्या बोले जा रहे हैं जहाँ पे औद्योगिक यानी जो वस्तुओं की खपत क्या होगी अधिक होगी, लोग यानी कंज्यूम अधिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे उपभोक्ता जो होंगे कंज्यूमर जो होंगे क्या करेंगे वो अधिक उद्योगों को चालू करेंगे, नए नए फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला यहाँ पे क्या है और अगला फैक्टर क्या है दूसरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति। क्या बोला कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी अगर हमें क्या होगा जो कच्चे माल तक जो होगा हमको क्या होगा पहुंच होगा, वहाँ पे हम लोग आसानी होगी लाने में कच्चे मालों को, तो वहाँ पे क्या होगा यानी स्थानीयकरण होगा किसका उद्योगों का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। आप सबको पता ही है यानी जितने भी कच्चे माल है वो उद्योगों में आवश्यकता होती है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति तक की अभिगम्यता होती है उनमें विनिर्माण उद्योग लगाए जा सकते हैं। यानी जहाँ पे क्या होगी कच्चे माल प्राप्त होंगे जिन स्थानों में तो वहीं पे क्या किया जाता है यानी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, विनिर्माण उद्योग लगाए जाते हैं क्योंकि उसको कच्चे माल लाने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होगी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगाई जाएगी। चलिए अब अगला यानी तो तीसरा फैक्टर है हम लोग देख लेते हैं उसको। तीसरा फैक्टर को यहाँ पर क्या है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी जहाँ पे हम लोग कहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे यानी जहाँ हमें श्रम की आपूर्ति हो जाएगी, हमें लेबर जल्दी मिल जाएगा, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़दूरों को, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
उद्योग धंधे यानी उद्योग फैक्ट्री यानी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अधिकांश उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पता ही है फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ पे श्रमिक लगेंगे ही लगेंगे। इनमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। उनमें क्या होती है, कुशल श्रम यानी स्किल लोगों की आवश्यकता होनी है, जिनके पास स्किल अच्छा होता है उनकी भी आवश्यकता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में विशिष्ट उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक मिल जाते हैं वहीं उस उद्योग की स्थानीयकरण हो जाता है। जहाँ पे लोग अगर कुशल मिलेंगे तो वहीं पे फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती है, विनिर्माण उद्योग लगा दिए जाते हैं। चलिए अब अगला यानी चौथा फैक्टर देख लेंगे हम लोग, क्या फैक्टर है, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जहाँ पे एनर्जी की यानी अभिगम्यता होगी यानी पहुँच होगी यानी आसानी से मिल जाएगा, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रियाँ बसाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, ऐसी भी फैक्ट्री होती है जिनमें क्या होती है, ऊर्जा की खपत काफ़ी अधिक होती है, उनको ऊर्जा उत्पादक स्रोतों के समीप ही स्थापित किया जाता है। जहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा जो उत्पादक स्रोत होते हैं उनके पास ही उसको स्थापित किया जाता है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो ऊर्जा लेने के लिए। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है उसको क्या होता है यानी उसको पास में ही लगाया जाता है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जल विद्युत की उपलब्धता है वहाँ उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे जल की जिन क्षेत्रों में क्या होता है, जल विद्युत की उपलब्धता होती है वहाँ पे उद्योगों की स्थापना की जाती है ताकि उसको कोई बिजली यानी बिजली लाने में कोई परेशानी ना हो, वहाँ पे उसको आसानी से मिल जाए, वहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है। चलिए हम लोगों ने चौथा फैक्टर भी देख लिया। अब हम लोग अगला यानी पाँचवा फैक्टर देखेंगे। क्या फैक्टर है पाँचवा फैक्टर, परिवहन एवं संचार सुविधाओं की अभिगम्यता, यानी क्या होनी चाहिए, परिवहन तो अच्छी होनी चाहिए और जो संचार सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन क्या है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम लोग यानी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। यस, अगर हमने फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में अगर नए यानी कच्चे माल को हम लोगों ने यानी किसमें उपयोगी वस्तु में बदल दिया तो अब उन यानी वस्तुओं को तो बाज़ार में हर हाल में भेजना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सेल करना है। तो क्या होती है, उनके लिए उनको यानी परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उद्योगों का स्थानीयकरण ऐसे ही स्थानों पर होता है जहां सस्ता और तीव्रगामी परिवहन मिल सके। तो जो उद्योग लगाए जाते हैं वो सब कुछ देख के लगाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है यानी जो परिवहन होता है वहाँ पे जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे भी यानी क्या करते हैं, लोग फैक्ट्रियाँ लगाना पसंद करते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे बोला सस्ता और तीव्रगामी यानी तेज़ होना चाहिए, यानी रास्ते में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तीव्रगामी परिवहन होना चाहिए। परिवहन के साधनों की सस्ती दरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी झील के निकटवर्ती क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे एक ईरी झील है, उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो परिवहन के साधन है वो क्या है, काफ़ी सस्ती है, जिससे क्या होता है सस्ती होने से वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगाते हैं ताकि उसको यानी लागत बहुत ही कम लगता है। चलिए अब अगला फैक्टर देख लेंगे हम लोग, पाँचवा हो गया हम लोग का। यहाँ पे छठा फैक्टर क्या है, सरकारी नीति। यहाँ पे क्या बोला रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी। उद्योगों की स्थापना में किसी देश या राज्य की सरकारी नीति भी विशेष महत्व रखती है। यस, क्या होता है, जो सरकारी जो नीतियाँ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो भी महत्व रखती है किसमें, यानी विनिर्माण उद्योग में। ऐसे क्षेत्र जहां सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करती है उनमें उद्योगों की शीघ्र ही स्थापना होने लगती है। यस, अगर जिन क्षेत्रों में क्या करते हैं, जो सरकार है वो सुविधा प्रदान करते हैं, फैसिलिटी देते हैं लोगों को, तो उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, यानी उद्योगों को शीघ्र स्थापना करना पसंद करते हैं लोग। यहाँ पे सातवां में क्या है, यहाँ पे समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। तो हम लोग को देखेंगे यहाँ पे क्या है, उद्योगों के मध्य संबंध। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां प्रधान उद्योग की निकटता से अनेक लघु उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न उद्योगों के मध्य अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां प्रधान उद्योग की निकटता से, यानी एक मेन उद्योग होता है उसकी निकटता से क्या हो जाते हैं, छोटे यानी अनेक लघु उद्योग स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं के आसपास क्या होते हैं, लघु उद्योग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विभिन्न उद्योगों के मध्य एक अंतर संबंध बन जाता है और
अगर क्या होता है, एक पास में प्रधान उद्योग है, उसके पास में अगर कोई लघु उद्योग है, तो उनके बीच एक क्या हो जाता है, अंतर संबंध यानी रिलेशन बन जाता है, उनके बीच स्थापित हो जाता है। उनके अधिकांश उद्योग समूहन अर्थव्यवस्था से लाभ प्राप्त कर अधिक बचत का लाभ प्राप्त करने लगते हैं। तो दोनों के बीच अंतर संबंध होने के कारण वो क्या करते हैं, यानी एक समूहन अर्थव्यवस्था से क्या करते हैं, वो लाभ प्राप्त करते हैं और अधिक बचत का लाभ प्राप्त करने लग जाते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे अर्थ यानी समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। चलिए, अब उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे अन्न कारक, हम लोगों ने 7 कारक देख लिया। अब हम लोग अन्न कारक देखेंगे, ये कौन से कारक है अन्न में। चलिए, फर्स्ट में आपका यहाँ पे क्या है, जलवायु यानी क्लाइमेट, ये भी एक क्या है, फैक्टर है, किसको, यानी स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले। किसी विशेष उद्योग को विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, आप सबको पता ही है, यानी हर जगह पे हर फैक्ट्रियाँ नहीं लगती है, उसको जलवायु के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी उसमें हल्की यानी क्या होनी चाहिए, शुष्क भी होनी चाहिए और हल्की नमी भी होनी चाहिए। क्योंकि आर्द्र जलवायु में धागा कम टूटता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सूती वस्त्र है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे उसको आर्द्र जलवायु मिलता है तो उसमें धागे जो होते हैं वो कम टूटते हैं और महीन से महीन कताई की जा सकती है। तो यानी जो आर्द्र जलवायु होते हैं उसमें जो कॉटन होते हैं यानी सूती के जो धागे होते हैं उसकी क्या होती है, महीन से महीन कटाई करने के बावजूद भी वो नहीं कटता है। ग्रेट ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर एक जगह है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड और भारत में मुंबई की जलवायु इस उद्योग के लिए उपयुक्त है। तो आप सबको पता चल गया, यानी जलवायु भी एक मेन फैक्टर है, किसको, यानी स्थानीयकरण का, क्योंकि हर जगह पे हर फैक्ट्रियाँ नहीं लगती है, उसको यानी जलवायु के हिसाब से भी लगाया जाता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल से देख लिया। चलिए, अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, यानी अगला फैक्टर क्या है, भूमि, ये भी एक क्या है, फैक्टर है। चलिए, यहाँ पे क्या है, बृहद स्तर पर विनिर्माण उद्योगों की विस्तृत भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो आप सबको पता ही है, यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर हम लोग क्या करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम लोगों को क्या होगी, यानी विस्तृत भूमि बहुत ज़्यादा यानी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी, ताकि कारखाने, गोदाम तथा श्रमिकों की बस्तियां बनाई जा सके। तो हम लोगों को क्यों ज़मीन की आवश्यकता होगी, यानी क्योंकि हम लोग अगर कारखाने लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होने चाहिए, यानी जो माल तैयार माल है उनके लिए रखने के लिए गोदाम भी तो होने चाहिए और कच्चे मालों को तैयार करने के लिए श्रमिकों की बस्तियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि श्रमिक होंगे तभी तो फैक्ट्रियों में काम होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या होंगे, विस्तृत भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अतः किसी क्षेत्र में गैर कृषि भूमि यदि सस्ती हो, यानी जो गैर कृषि भूमि है, यानी जिस कृषि भूमि में कृषि नहीं की जाती है उसको हम लोग गैर कृषि भूमि होते हैं, यदि सस्ती हो, दलदल तथा बारों से मुक्त हो, कारखानों की विशाल इमारतों के लिए दृढ़ आधार बना देती हो और उद्योग स्थापित हो जाते हैं। तो उद्योग स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी जिस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, गैर कृषि भूमि होना चाहिए, यानी उस भूमि में कृषि की खेती नहीं होती है और वो क्या होना चाहिए, दलदल, उसमें दलदल नहीं होना चाहिए तथा वो बाढ़ से मुक्त होना चाहिए, यानी ऊंचे स्थान होना चाहिए। तो जो कारखानों की जो विशाल इमारतें हैं उसके लिए उसका दृढ़ आधार होना चाहिए, यानी कितनी भी बिल्डिंग बना ले उसका यानी कुछ नहीं होना चाहिए उसके, यानी ऐसे जगह पे क्या होते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया फैक्टर, भूमि भी फैक्टर हो गया एक उद्योग स्थापना करने का। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 में क्या है, यहाँ पे जल। कई उद्योगों में पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। तो आप सबको पता ही है, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में क्या होती है, जल की तो आवश्यकता होंगी। जैसे कागज़, जूट, लौह इस्पात, रासायनिक खाद, नायलॉन आदि के उद्योग, यानी ये सारे उद्योग है उसमें क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों को नदियों के तट के किनारे लगाया जाता है। तो इन नदियों, यानी जो इन उद्योग है उनको नदियों के किनारे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो पानी है, जल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इन स्थानों की भूमि में भूमिगत जल का प्रचुर भंडार होता है। तो आप सबको पता ही है, जहाँ पे क्या होंगी, यानी नदी पास में होंगे तो वहाँ पे जो ज़मीन भूमिगत जल होगी उसकी भंडार जो होगी कभी काफ़ी अधिक होगी और नलकूप लगाकर पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो आसानी से क्या किया जा सकता है, नलकूप लगा करके पानी को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक जल भी एक क्या है, फैक्टर है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे स्वच्छंद उद्योग। तो हम लोग किसे बोलते हैं, स्वच्छंद उद्योग। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्री। स्वच्छंद उद्योग एक उद्योग के लिए सामान्य शब्द है,
जिसे संसाधनों कौन से संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों को प्रभाव के बिना किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। यानी ये सारे चीज़ के प्रभाव के बिना वो किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है और स्थित किया जा सकता है। जैसे हो गया हीरे, ये किसी भी स्थान पर उसको रखा जा सकता है। कंप्यूटर हो गया, चिप्स हो गया और मोबाइल हो गया, ये सारे क्या है, स्वच्छंद उद्योग के कुछ उदाहरण है। तो हम लोगों ने देख लिया यानी फुटलोज इंडस्ट्री किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संक्षेप में स्वच्छंद उद्योग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फर्स्ट में ये उद्योग क्या होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। यस, ये क्या होते हैं, उद्योग काफ़ी हल्के होते हैं। ये प्राय कच्चे माल के स्थान पर कलपुर्जी का उपयोग करते हैं। तो इस उद्योग में क्या होते हैं, कच्चे माल उपयोग नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कलपुर्जी का उपयोग होते हैं। उत्पाद छोटे तथा आसानी से परिवहन के योग्य होते हैं। तो ये जो उत्पाद होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इन उद्योगों में अपेक्षाकृत कम लोग कार्य करते हैं। जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं इसमें लोग क्या करते हैं, यानी उद्योगी से अब बाकी उद्योगों से कम लोग काम करते हैं। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये उद्योग स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो ये स्वच्छंद जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। अतः आवासीय बस्तियों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये किसके यानी कहाँ स्थापित किए जाते हैं, यानी आवासीय बस्तियों के समीप, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं तो वहीं पे स्थापित किए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ये प्रदूषण मुक्त होता है, जिसके कारण बस्तियों के पास ही इसको लगाए जाते हैं। अभिगम्यता यानी परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता, अतः सड़कों के जाल के समीप लगाए जाते हैं। तो इसमें जो लगाए जाते हैं वो किसमें, सड़कों के जाल के समीप लगाए जाते हैं। ये संसाधन और बाजार उन्मुख नहीं होते। ये क्या होते हैं, संसाधन और बाजार उन्मुख नहीं होते हैं। इन उद्योगों में स्थानीयकरण के अनेक विकल्प होते हैं। तो इन जो उद्योगों में होते हैं क्या होते हैं, स्थानीयकरण के अनेक विकल्प होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर का जो चैप्टर 6 है यानी द्वितीयक क्रियाएं का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। उसके बाद मैं पार्ट 3 में यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे वह सारे को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल BBP हेल्प नाम से है उस पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। यानी जो भी क्लासेस होती हैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर डाल दिया जाता है ताकि आपको यानी टाइम पे क्लास के लिए जुड़ जाएं। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूर। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।